हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS RRB PO 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर क्वांट सेक्शन का। यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से दो DI आपके पास, एक कैसलेट, 5 क्वालिटिक, 5 नंबर सीरीज और रेस्ट क्वेश्चन हमारे पास अर्थमेटिक के। इस सेक्शन के अंदर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन नहीं आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको DI का दिया हुआ है, जहां पर हमारे पास 4 कंपनियां हैं। उसमें टोटल एम्प्लॉय का मान दे रखा है आपको। हर कंपनी के एम्प्लॉय जो HR डिपार्टमेंट में, उसकी वैल्यू आपको दे रखी, और HR के अंदर फीमेल का परसेंटेज हमें दिया हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास कि एवरेज नंबर ऑफ फीमेल बताना है आपको HR डिपार्टमेंट के अंदर कितना है, कि सभी HR डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल का एवरेज कितना होगा संख्या में। कि आपको हर कंपनी के पहले HR निकालने पड़ेंगे फीमेल के, और उन सबको जोड़कर 4 कंपनियां हैं तो हमें 4 का भाग देना पड़ेगा। तो चेक करते हैं क्या इसका आंसर आने वाला है। चलिए, हमने बोला HR डिपार्टमेंट के अंदर 80 एम्प्लॉई है और 75% फीमेल है, यानी संख्या कितनी मिल जाएगी, 80 का 75%। 75% का मतलब 3/4, यानी पहली कंपनी में 60 फीमेल है। 50 का 80% यानी कि 40 फीमेल है। 100 का 60% 60 फीमेल है, और 60 का 60% 36 फीमेल मिल जाएगी आपको। जब इनको आप जोड़ोगे आपस में तो टोटल मिलेगा 196। हमें एवरेज निकालना है, 4 कंपनी 4 का भाग दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 49, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिला जाएगा। कंपनी सी के HR डिपार्टमेंट के अंदर जो फीमेल है वो कंपनी ए के HR डिपार्टमेंट के मेल से कितने परसेंटेज ज़्यादा है। कंपनी सी के HR डिपार्टमेंट की फीमेल कंपनी ए के HR डिपार्टमेंट के मेल से कितने परसेंट ज़्यादा है। सी की तो आपको फीमेल निकालनी है HR डिपार्टमेंट की, और ए के आपको मेल ज्ञात करने हैं और उनका परसेंटेज निकालना है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। हमने बोला सी के अंदर फीमेल कितनी है, सब आपने निकाला हुआ है ऊपर, फिर भी देख लेते हैं। 100 का 60%, तो फीमेल कितनी मिल जाएगी आपको, 60। कंपनी ए के मेल की बात करें तो कंपनी ए के अंदर फीमेल थी हमारे पास 60, तो मेल कितने मिल जाएंगे आपको, 20। इसने बोला है कितने ज़्यादा है, तो ये 20 है और ये 60 है। कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 40। कंपेयर किससे करना है, कंपनी ए से, तो 20 का भाग दे दो, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 200% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए यदि कंपनी ई के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 25% ज़्यादा है कंपनी डी से, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है HR डिपार्टमेंट के वो सेम है सी में, जितने सी में HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है उतने ही एम्प्लॉय कंपनी ई के हैं। तो आपको बताना है HR डिपार्टमेंट के अलावा जो कंपनी ई में एम्प्लॉय है वो कितने परसेंट है कंपनी बी के दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के। मतलब हमें ई के दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का बी के दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का परसेंटेज ज्ञात करना है, कि ई के जो एम्प्लॉय है दूसरे डिपार्टमेंट के वो बी के दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का कितने परसेंटेज है, और ई के अंदर जो कुल एम्प्लॉई है वो डी से 25% ज़्यादा है। HR का मान सेम दे रखा है, जो सी में है उतने ही HR में ई के अंदर मिलेंगे आपको। तो आइए चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैंने बोला अगर हम कंपनी ई की बात करें तो 200 से 25% ज़्यादा है डी से, तो 200 का 25%, आप बोलेंगे 50, यानी 250 एम्प्लॉई है यहाँ पे। HR की बात करें तो जितने एम्प्लॉय सी में उतने ई में, तो सी के अंदर 100 है तो यहाँ भी 100 होंगे,
तो अलग से एम्प्लॉय कितने मिलेंगे, 250 यहाँ पर है, उसमें 100 है, तो 150 एम्प्लॉय अलग है। हमें बताना है ये एम्प्लॉई बी का कितना परसेंट है। बी के अंदर 250 में से 50 यहाँ पर है, तो बचे हुए कितने होंगे, आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए तो पता लगेगा, ये कट जाएगा, 75% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बोला है कि डिफरेंस निकालना है आपको मेल्स का जो एचआर डिपार्टमेंट के हैं कंपनी सी में और डी में मिलाकर, कि सी और डी के मेल का बी और सी की फीमेल से डिफरेंस कितना होगा। सी और डी के तो आपको मेल लेने एचआर डिपार्टमेंट के, और बी और सी की आपको फीमेल लेनी है, उनका डिफरेंस ज्ञात करना है। देखो ये डेटा आपने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, वही डेटा आपका यूज हो जाएगा। फीमेल तो आपको सारी पता ही है, और टोटल में से फीमेल को माइनस कर दोगे एम्प्लॉय के तो आपको मेल भी मिल जाएंगे। फीमेल ए बी सी डी हमने निकाला हुआ है, और इसमें से उनको माइनस करोगे तो मेल का डेटा आपको मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं। अगर हम बात करें फीमेल बी और सी की, तो बी में फीमेल कितनी थी, 40 यहाँ पर थी, सी में कितनी थी, ये फीमेल है, और मेल कितने होंगे, देखो 50 में से 40 फीमेल है, तो मेल मिल जाएंगे आपको 10, और यहाँ पे 100 में से 60 फीमेल है, तो मेल कितने मिल जाएंगे, 40। हमें इन दोनों के योग से डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस मिलेगा ये पूरा 100, ये 50, तो डिफरेंस कितना जाएगा 50 का, यानी कि 1 मिनट कुछ मिस्टेक कर दिया। मेल तो निकालने हैं आपको कंपनी सी और डी के, तो सी के मेल कितने, 40 मेल है सी में, और डी में अच्छा सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने, सी और डी का लेना था। 1 मिनट देखिए आप, तो सी के अंदर हम बात करें मेल कितने हैं, तो 60 फीमेल है, तो मेल मिल जाएंगे आपको 40। डी के अंदर 36 फीमेल है, तो मेल मिल जाएंगे आपको 24, यानी डेटा मिल रहा है आपको 64। अगर हम बात करें बी और सी की फीमेल का, तो बी के अंदर फीमेल हमारे पास 40, सी के अंदर 60, ये डेटा हमारे पास 100 है, तो 100 माइनस 64 कितना मिल जाएगा आपको, 36 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन एबीसी। क्या हमें एवरेज बताना है एम्प्लॉय का जो एचआर में नहीं है उनके अलावा, और किसका, कंपनी ए बी और सी का। ए बी सी के उन एम्प्लॉय का एवरेज निकालना है जो एम्प्लॉय एचआर का पार्ट नहीं है, मतलब एचआर के अलावा जितने बच रहे हैं उसका आपको एवरेज निकालना है। कि कितना औसत आने वाला है कंपनी ए बी सी के एचआर के अलावा जो एम्प्लॉय बच रहे हैं उन एम्प्लॉयों का। तो मैंने बोला कुल मिला के जो एम्प्लॉय थे ए बी सी के अंदर वो कितने, 400 प्लस 300, 700 प्लस 250, 950। अच्छा एचआर में कितने, तो आप बोलेंगे 230, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, बचे हुए मिल जाएंगे, यानी 720 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो एचआर में नहीं है, एचआर के अलावा है। एवरेज निकालना है 3%, 3 कंपनियाँ, 3 का भाग दे दो, तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 240। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पहली डीआई का लास्ट क्वेश्चन। आपको बोला है कि कंपनी सी के अंदर 150 फीमेल है, 150 महिलाएं हैं, तो कितनी महिला एम्प्लॉय ऐसी है जो दूसरे डिपार्टमेंट में है एचआर के अलावा। कंपनी से देन हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय आर देयर अदर देन, मतलब हमें डिफरेंस निकालना है एचआर की फीमेल का और दूसरे फीमेल का। तो मैंने बोला पहले आप क्या करो, कुल फीमेल निकाल लो, 150 दे रखा है आपको, यहां से आप किसका निकाल लोगे एचआर का, तो बची हुई फीमेल अदर का हो जाएगा। चेक करें इसका आंसर को। हमने बोला एचआर में कितनी है, कंपनी सी की बात करते हैं, तो 100 में से 60 महिला एचआर में, तो अगर कुल 150 महिलाएं तो दूसरे डिपार्टमेंट में कितनी मिल जाएगी आपको, 90। अच्छा ये पूछा इसने केवल कि दूसरे डिपार्टमेंट में कितनी महिलाएं, तो सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा 90, और कुछ नहीं निकालना आपको। ठीक है चलिए
5 क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट नंबर सीरीज के हैं। तो पहली नंबर सीरीज आपके सामने 1864, 1521, 1305, क्वेश्चन मार्क 1116 और 1089। आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है। क्या इसका आंसर आने वाला है। तो आइए चेक करते हैं इसको। हमने बोला इनका डिफरेंस निकालते हैं। जब डिफरेंस निकालना है इन दोनों का तो 4 - 1 3, 6 - 2 4। नंबर आपको जाना पहचाना लग रहा है, क्यूब है, यहाँ देखो, और ये दिख रहा है तो मेरे ख्याल से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट से बोल दोगे ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो यहाँ 5 का क्यूब। आप 125 को माइनस कर दो इसमें से। जब माइनस करेंगे 1305 में से 125 को तो 0, लास्ट में 8 आएगा। मेरे ख्याल से ये रहा ऑप्शन नंबर। आगे भी चेक करना चाहो इसमें 64 माइनस कर दो, ये मिल जाएगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, 18, क्वेश्चन मार्क 9, 18, 72 एंड 576। 18 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 9, फिर 18, फिर 72 और 576। 10 सेकेंड का आपका सॉल्यूशन आना चाहिए इसका। क्या बोलोगे? देखो आप, ये डबल दिख रहा है, ये 4 गुना, ये 8 गुना। इसका मतलब ये पहले आधा हुआ होगा, तो 18 का आधा कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 9 आया होगा, फिर आधे के बाद 1 हुआ होगा, तो जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 9। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, 12, 6.5, 7.5, 12.75 एंड 27.5। नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है? कि 12 से आपका 6.5 बन रहा है, 6.5 से आपका 7.5 बन रहा है, फिर 12.75 बन रहा है और फिर 27.5 बन रहा है। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ सकती है इसके अंदर? जब भी नंबर सीरीज के अंदर कोई डेटा आपको ऐसा दिख रहा है जो 0.5 या 0.25 हो रहा है, इसका मतलब वो 0.5 से जरूर मल्टीप्लाई हुआ है, यानी आधा हुआ है। आप देखिए अगर मैं 12 का आधा करता हूँ तो कितना बनता है? 6। मतलब पहले नंबर को मैंने आधे से मल्टीप्लाई किया और 0.5 जोड़ दिया। यहाँ से यहाँ देखिए, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6.5, कितना ऐड कर दिया हमने? 1। आगे देखिए, आधे के बाद 1, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो एक बार। जब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15 × 75, 7 कैरी, ऐसा आएगा। और इसमें ऐड किया हुआ है 1.5। ऐसे जब इसको चेक करोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया हुआ है, तो आपको क्या करना है? इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और 2.5 ऐड करना है। करे 2.5 से मल्टीप्लाई, 27.5 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो पता लगा, इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 25 × 5 = 125, 175 और 12 187, 50 और 18 68 पॉइंट लगेगा 2 संख्या पहले, और प्लस 2.5 यानी 71.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है कि जब भी नंबर सीरीज के अंदर 0.5 दिखे इट मीन्स वो हाफ 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए 5, 15, 50, क्वेश्चन मार्क 1030 और 6185। पाँच से 15 बन रहा है, 15 से 50 बन रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और 1030 से आपका 6185 बन रहा है। क्या इसका आंसर आने वाला है? फटाफट से हमें चेक करना है। देखो आपके आंसर आए, तो आप ये बोल रहे हो कि 5 से 15 बन रहा है, मतलब मल्टीप्लाई 2 + 5 बोल दे। ऐसे ये मल्टीप्लाई 3 + 5 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई 4 + 5, क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे 6 + 5 है, तो यहाँ 5 + 5 रहा होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 5 जोड़ दो, यानी 205। ये हमारा आंसर है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज का 130, 154, 186, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क 274 और 330, क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है? एक 130 से 154 बन रहा है, 186 बन रहा है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर 274 और 330 आपका बन रहा है। आइए चेक करते हैं इनको। हमने इनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकल कर आया 24 का। यहाँ डिफरेंस निकाला, ये निकल कर आया 32 का, ये पता नहीं है हमें। और यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 80 और 50, 56 का। मतलब ये क्वेश्चन मार्क बीच में है, मतलब एक लॉजिक यहाँ मिसिंग है, एक लॉजिक यहाँ मिसिंग है, तो दो नंबर आएंगे बीच में, दो लॉजिक आएंगे, नंबर दो आएगा। तो 24 से 32 बन रहा है, तो डिफरेंस कितने का है? 8 का। मान लो अगर डिफरेंस 8 का है तो 32 से कितना बनना चाहिए? 40, 40 से बैठ रहा है पूरा, यानी हमें जो नेक्स्ट नंबर है 32 के बाद 8, इसमें 40 जोड़ दो या इसमें से 48 को माइनस कर दो, पीछे आएंगे तो 186 प्लस 40 आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 226। चलिए बढ़ते हैं आगे, अर्थमेटिक पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक नाव जो है 18 किलोमीटर ज़्यादा जाती है डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम के कंपेरिजन में 3 घंटे के अंदर। मतलब एक नाव जा रही है डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में, तो 3 घंटे के अंदर वो डाउन स्ट्रीम के अंदर 18 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा तय कर रही है अप स्ट्रीम से। बोट की स्पीड दे रखी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ज्ञात करनी है हमें 4 घंटे में डाउन स्ट्रीम से, कि धारा की दिशा में 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी आपकी नाव। कि जितनी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में गया है वो अप स्ट्रीम में जाने से 18 किलोमीटर ज़्यादा है 3 घंटे के अंदर। तो डिस्टेंस बतानी है हमें 4 घंटे में कितनी ट्रेवल करेगा। देखिए क्या बोलेंगे इसमें, अगर इनका टाइम सेम है, इसका मतलब 3 घंटे डाउन स्ट्रीम में गया, 3 घंटे अप स्ट्रीम में गया, तो टाइम सेम होने पर एक बात आप जानते होंगे कि जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड के समानुपाती होती है। अगर हमारे पास टाइम सेम है तो मैं ऐसा बोलूँगा 3 घंटे में जो इनकी डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 18, तो 1 घंटे में कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 6 किलोमीटर का। कह सकते हैं ऐसा कि जो इनकी स्पीड का डिफरेंस आएगा वो 6 किलोमीटर का आना चाहिए। तो मैंने बोला क्योंकि 6 किलोमीटर पर आवर को स्पीड बोलते हैं हम लोग। हमें बोला हुआ है कि नाव की शांत जल में चल कितनी है 20, और हमने बोला कि जो इनका डिफरेंस है कितना है 6। एक वैल्यू आपको यहाँ मिलने वाली है अप स्ट्रीम की, एक वैल्यू आपको यहाँ मिलने वाली है। डाउन स्ट्रीम का मान कौन सा आता है? अब इस 20 में कुछ जोड़ते हो तो यहाँ पर आता है, और इस 20 में कुछ माइनस करते हैं तो यहाँ पर आता है। इसका मतलब ये कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। ये जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है 2x, x और x। ये कितना दे रखा है 6। अगर 2x का मान 6 यानी x का मान 3 होगा तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है ये 20 है और ये 3 है, कितना बन जाएगा 23 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा 4 घंटे में कितना जाएगा, तो 1 घंटे में 23, 4 घंटे में आपका जो आंसर आएगा वो 92 आएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो स्पीड का अंतर होता है वो धारा की स्पीड के डबल में होता है, क्योंकि यहाँ भी x आएगा यहाँ भी x आएगा, तो इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ए ने 12,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से। बी उसको 3 महीने के बाद ज्वाइन करता है 16,000 रुपये लगाकर। यदि ए 2 महीने पहले छोड़ता है, खत्म होने से 2 महीने पहले, तो उसका शेयर कितना होगा 1 साल के अंदर। यदि टोटल प्रॉफिट 22,000 का, कि ए ने 12,000 रुपये लगाए, बी 3 महीने के बाद 16,000 रुपये लगा रहा है, ए साल के 2 महीने पहले छोड़ रहा है, तो 22,000 रुपये में से हमें बी का प्रॉफिट बताना है। तो पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता है, कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है टोटल
उसके रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये हमारा ए, ये हमारा बी। ए का इन्वेस्टमेंट 12,000 का है और ये साल ख़त्म होने के 2 महीने पहले छोड़ गया, यानी इसने जो पैसा लगाया 10 महीने के लिए। बी का इन्वेस्टमेंट 16,000 का है, ये 3 महीने के बाद बिजनेस में आ रहा है, तो 12 में से 3 महीने बाद आ रहा है, यानी 9 महीने के लिए। तो आप देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 4 के पार्ट से 3 बार, ये 4 बार, 3 से 9 3 बार, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 2 बार, यानी जो इनका रेशियो आएगा वो 5:6 में आना चाहिए, कह सकते हैं। हमें बी का प्रॉफिट निकालना है तो जो भी आंसर है वो 6 का मल्टीपल आएगा, ऐसा ऑप्शन एक ही है। पूरा सोल्व करना हो तो 5 रुपये ए को मिलेंगे, 6 रुपये बी को मिलेंगे, कुल कितने मिल जाएंगे 11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22,000, तो 1 का मान 2,000, तो 6 का मान 6 दूनी 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पी और क्यू की 4 साल पहले की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 5:4। 12 साल के बाद उनकी आयु का योग 68 साल हो जाएगा, तो 2 साल पहले पी की आयु कितनी थी? 4 साल पहले की आयु का अनुपात है 5:4। 12 साल के बाद उनकी आयु का योग 68 साल बन जाएगा, तो पी की 2 साल पहले उम्र कितनी थी? चेक करें क्या आंसर आएगा इसका। वैसे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कितना आना चाहिए। चलिए भाई, अगर 4 साल पहले 5:4 थी, इधर रखा आपको, 12 साल के बाद इनका योग 68 साल है। अगर 12 साल के बाद 68 साल है तो अभी कितना होगा वर्तमान में? तो हम बोलेंगे 12 साल पी के माइनस कर दो, 12 साल क्यू के माइनस कर दो, यह हमें मिल जाएगा वर्तमान का। और अगर हमें 4 साल पहले आना है तो 4 साल पी के माइनस कर दो, 4 साल क्यू के माइनस कर दो। तो ये एक्चुअल में जो हमारे पास आ रहा है 16 और 16 32 माइनस करना है हमें 68 में से, तो ये हमें 4 साल पहले का इनका योग मिल जाएगा। कितना आ रहा है देखो 36, जबकि 4 साल पहले इनका योग आ रहा था 9, तो 9 का मान 36, 1 का मान 4, तो 5 का मान कितना मिल जाएगा आपको 20। ये हमारे पास 4 साल पहले की आयु है। मुझे अगर केवल 2 साल पहले की आयु निकालनी है तो 4 साल में 2 साल जोड़ दो, भाई 4 साल पहले का है, 2 साल आगे बढ़ेंगे तो हम 2 साल पहले पर जाएंगे, यानी इसका जो आंसर है कितना मिल जाएगा आपको 22 साल हमारा आंसर आ जाएगा। ये आएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप कैसे करते हो देखो, डायरेक्टली मैं ये बोलता है कि जो भी पी की आयु है वो 5 के मल्टीपल में आएगी 4 साल पहले। अगर मान लो 24 साल इसकी आयु है 2 साल पहले के हिसाब से, तो 4 साल पहले कितनी होगी 2 माइनस कर दो 22, लेकिन 22 5 का मल्टीपल नहीं है, इसमें 2 माइनस करो 20, 20 5 के बारे में आता है, ये हो सकता है। 2 माइनस करो 16, पॉसिबल नहीं है। 2 माइनस करो 24, ये पॉसिबल नहीं है। और 2 माइनस करो 18, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल बी इसका आंसर मिल जाता है हमको। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाइप एंड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि पाइप ए और बी 15 मिनट और 20 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, और पाइप सी जो है वो 12 मिनट के अंदर टंकी खाली कर देगा। ए 15 में भर रहा है, बी 20 में भरेगा, सी 12 में खाली कर देगा। तो तीनों मिलकर अगर काम करते हैं ए बी और सी, तो टंकी कब भरेगी? ए 15 में भरेगा, बी 20 में भरेगा और सी 12 में खाली कर देगा। तो तीनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भर पाएंगे? चलिए चेक करते हैं इसके आंसर को। हमने बोला ए 15 मिनट में भर रहा है, बी 20 मिनट में भर रहा है और सी जो है वो खाली कर रहा है 12 मिनट में। कुल टंकी में पानी कितना मान ले? इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यानी ये 4 भरता है, ये 3 भरता है, लेकिन ये 5 पानी बाहर निकाल देता है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 और 3 7 माइनस 5, 2 पानी भरेगा। हमें भराना कितना है 60, तो 60 भराना है, ये 2 भरता है, 60 में 2 का भाग दे दो, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 30 मिनट के अंदर टंकी पूरी भर जाएगी। चलिए अच्छा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दे रखे हैं।
और इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। आपको इन 5 को सोल्व करना है। क्या वैल्यू आपको पता नहीं है कि एक्स स्क्वायर बराबर 81, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 बराबर 0। सेकेंड है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 32 बराबर 0, और इसमें है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, और यहाँ पर है वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 72। फोर्थ 11x प्लस 30 एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर 15/56, और 5वां हमारे पास एक्स क्यूब बराबर 512 और वाई स्क्वायर बराबर 64। कंपेयर करना है आपको। जो भी इसका आंसर है कि x बड़ा है, अगर x बड़ा है y से तो ऑप्शन नंबर 1, x छोटा है y से तो ऑप्शन नंबर 2, x बड़ा और इक्वल है y से तो ऑप्शन नंबर 3, x छोटा और इक्वल है y से तो ऑप्शन नंबर 4, और अगर सी एंड डी है इसका आंसर तो आप ऑप्शन नंबर 5 लगा सकते हैं। चेक करते हैं क्या आंसर वाला है। 1 मिनट का टाइम निकल चुका है, केवल हमारे पास 1 मिनट और बचा हुआ है। जल्दी से चेक करिए क्या वैल्यू आ रही है फटाफट से इन 5 की, और 5 के आंसर आप नोट करके रखिए। फिर हम एक एक करके आंसर वेरीफाई करेंगे कि आपके आंसर सही है या गलत है। लास्ट आपके पास 30 सेकंड बच रहे हैं। देखो, अगर पावर इवन होती है तो प्लस माइनस 2 वैल्यू मिलती है, पावर ऑड होती है तो 1 मान मिलता है आपको, और 1 मान पॉजिटिव मिलता है अगर पावर ऑड है तो। चलिए चेक कर लेते हैं हम इनके आंसर क्या आ रहे हैं हमारे पास। देखिए, पहला हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर बराबर 81 और वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 बराबर 0। तो यहाँ से हमें जो x के मान मिलने वाले हैं वो कितने मिल जाएंगे, प्लस माइनस 9। 81 के फैक्टर करोगे गुना करने पे 81, जोड़ने पे 18, तो आप बोलेंगे 9 और 9, ऐसा मिल जाएगा। जब कंपेयर किया तो y के मान प्लस में और ये प्लस 9 माइनस 9 है, तो पता लगा हमको कि y जो है बड़ा भी है और इक्वल भी है किससे, x से। सेकेंड हमारे पास था गुना करने पे ये और ये, एक तरीका तो क्या है, इसको गुना करो 4 से और ऐसा करो। दूसरा है उसमें 4 का भाग भी दे सकते हो, तो क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाएगा। जब फैक्टर थोड़े छोटे बन जाएंगे सोल्व करना आसान होगा। क्या हमने इसमें 4 का भाग दे लिया, भाग जा रहा था। देखिए, गुना करने पे 8, जोड़ने पे 6, क्या बोलेंगे आप, गुना करने पे 8, जोड़ने पे 6, 4 और 2 मिल जाएगा आपको। ये माइनस का है, दोनों किसके आएंगे, प्लस के। यहाँ पे गुना करने पे 15, जोड़ने पे 8, ये प्लस दिखा रहा है जोड़ने पर, तो वैल्यू मिलेगी 3 और 5। जब कंपेयर किया हमने तो 3 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन 4 से क्या है, छोटा। तो एक बार x बड़ा है, एक बार x छोटा है, तो आपका जो आंसर है कितना मिलेगा इसका, सी एंड डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। गुना करने पर 108, जोड़ने पर 21, क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे 12 और 9। गुना करने पर 72, जोड़ने पर 17, 8 और 9, ये माइनस के, दोनों किसके मिलेंगे, प्लस के। ये भी माइनस का है, दोनों प्लस के। कंपेयर करा हमने तो इस 8 से 9 बड़ा है, इस 9 के 9 बराबर है, और 12 तो क्या होगा, इनसे बड़ा होगा, यानी x बराबर भी है और ग्रेटर देन है किससे, y से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। गुना करने पर 30 और प्लस दिखा रहा है, जोड़ने पर 11, क्या मिलेगा, 5 और 6, ये माइनस का है, दोनों किसके आएंगे, प्लस के। गुना करने पे 56, जोड़ने पे 15, 7 और 8। कंपेयर करें तो दिख रहा है 7 इन दोनों से बड़ा है और 8 भी इन दोनों से बड़ा है, यानी कि y बड़ा है आपका x से। और लास्ट हमारी क्वाड्रेटिक थी ये, पावर ऑड है तो केवल एक मान आएगा और वो एक मान पॉजिटिव आएगा। पावर इवन है तो 2 मान आएंगे, एक मान पॉजिटिव, एक मान नेगेटिव। जब कंपेयर करोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव बड़ा होगा और ये वाला मान बराबर होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से 5 क्वालिटी क्वेश्चन आई थी हमारे पास जिनको हमें कम टाइम में सोल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं आगे, वापस से हम अर्थमेटिक पर आते हैं।
एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा एमआरपी करता है, 12% का डिस्काउंट देता है एमआरपी के ऊपर, और इस प्रकार से उसको 256 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। कि आपने कॉस्ट प्राइस से 50% एमआरपी को बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद हमने डिस्काउंट दिया 12% का, और इसके बाद भी हमको फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा कितने का हो रहा है? 256 रुपये का। तो हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा उस चीज़ का। चेक करें इसके आंसर को। अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 मानते हैं, हमने इसको बढ़ाया 50%, तो आपकी जो एमआरपी हो कितनी बन गई? 150। फिर हमने डिस्काउंट दिया 12% का, तो आप 150 पे डिस्काउंट दो 12% का, कितना मिलेगा? यानी 18 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी आपने बेचा कितने में होगा? 132। 100 रुपये की चीज़ 132 में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा कितने का मिल गया? 32 का। क्वेश्चन ने कितना बताया? तो 1 का मान कट रहा है 8 बार, तो 100 का मान, यही हमारा आंसर है। चलिए, एक व्यक्ति ए पी से स्टार्ट करता है 60 की स्पीड से 8 बजे, और बी जो है वो 70 की स्पीड से 8:30 बजे स्टार्ट करता है क्यू से। पी और क्यू के बीच टोटल डिस्टेंस 680 किलोमीटर है, तो कितने बजे वो आपस में मिलेंगे या एक दूसरे को पार करेंगे? कि पी और क्यू की डिस्टेंस 680 है। पी चलता है सुबह, ए चलता है पी से सुबह 8 बजे 60 की स्पीड से, बी चलता है सुबह 8 बजे 70 की स्पीड से। तो कितने बजे ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या मिलेंगे? तो जब भी बात मिलने की होती है, तो मिलने के लिए क्या होता है, इनका स्टार्टिंग जो टाइम है, चलने का समय भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैंने बोला ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है। डिस्टेंस कितनी है? 680। एक चल रहा है 8 बजे, एक चल रहा है 8:30 बजे, तो आप दोनों को 8:30 बजे चलाओ। तो ये चल रहा है 8:30 बजे, ये 8 बजे चल रहा था, इसको मैं चला रहा हूँ 8:30 पे, मान लेते हैं ये 8 बजे यहाँ पर था। तो अगर इसकी स्पीड 60 है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना चला होगा? ये 8 से 8:30 में, 1 घंटे में 60, तो आधे घंटे में कितना चलेगा ये? तो आप बोलोगे 30, यानी 680 में से 30 तो कवर कर चुका है। अब जो डिस्टेंस बच रही है वो कितनी बच रही है? 650। ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। इसकी स्पीड 60 है जाने की, इसकी स्पीड 70 है आने की। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है, चालें जुड़ जाती है। 60 और 70 130, यानी ये 5 घंटे में मिल जाएंगे 8:30 बजे के बाद। तो 8:30 में 5 जोड़ दो, तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा? 1:30 बजे वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। कि जब भी बात मिलने की होगी, उनका चलने का टाइम भी सेम होना चाहिए। तो मैंने इसको आधे घंटे बढ़ाया, तो 1 घंटे में 60, आधे घंटे में 30। डिस्टेंस 680 थी, 30 चल चुका है, कितना बचा? 650। ये 60 चल रहा है, 70 चल रहा है, मिलकर चलेंगे तो 130, तो 5 घंटे में 650। चलिए, एक पर्सन 6,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 3 साल के लिए, और उसी पैसे को वो T+5% CI पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो आपसे बोला है जो उन दोनों का डिफरेंस है ब्याज होगा वो 60 रुपये का है, तो हमें दर ज्ञात करनी है, यानी टी का मान ज्ञात करना है। कि सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए T% और कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए T+5%। तो इनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है अमाउंट इंटरेस्ट का वो 60 रुपये का है, तो दर का मान कितना होगा? देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट है आपका ऑप्शन वाला मेथड। अदरवाइज इसमें आप 2 साल का फॉर्मूला लगाओगे, R1 + R2 + R1 R2 बटे 100 या 2R + R² बटे 100, तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बोला अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लेते हैं, तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 15 या 45%, हर साल से मिलता है। और अगर हम बात करें CI की, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? तो 20% का 2 साल का कंपाउंड कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 2R + R² बटे 100, ये होता है 2 साल का इफेक्टिव रेट। तो 20 दूनी 40 और ये 44, ऐसा मिलेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1% का।
तो क्या 6000 का 1% 60 होता है, मिल रहा है, तो यानी ये हमारा आंसर है कि हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे भाई, इंटरेस्ट का डिफरेंस 60 का है 6000 का, यानी 60 जो है कितना परसेंट है 6000 का। तो आप ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के T+5 से कंपाउंड का डिफरेंस 1% मिल जाए, तो पहला ऑप्शन ये मिल रहा है, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 15%। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर पार्टनरशिप का एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि P ने 60% ज़्यादा इन्वेस्ट किया है Q से और R ने 20% ज़्यादा इन्वेस्ट किया है Q से। जो रेशियो है इनके टाइम का इन्वेस्टमेंट का वो 2:4:3 है और जो प्रॉफिट मिला है Q प्लस R को वो 8550 है। तो P का हिस्सा कितना होगा? टोटल जो प्रॉफिट होता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता है। हमें समय का अनुपात दे रखा है और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है आपको परसेंटेज वाइज। तो आप पहले ये निकाल लीजिए कि कुल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रॉफिट को ज्ञात कर पाएंगे। हाँ तो चेक करते हैं इसको क्या आंसर आएगा इसका। देखो P Q R ऐसा मान ले। अगर मैं Q का इन्वेस्टमेंट 10 मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ, तो ये 60% ज़्यादा है, कितना बन जाएगा 160। R जो है वो Q से 20 ज़्यादा है, तो कितना बन जाएगा 120। ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया। टाइम भी दे रखा है इसका अनुपात 2, इसका 4, इसका 3। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया और कुछ कट रहा है 4 के पार्ट से 4 बार, ये 4 बार कट गया, ये 12 3 बार, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं कट रहा, यानी ये रेशो आ रहा है मेरे पास 8, 10 और 9 ऐसा मिल जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है Q और R का जो शेयर है वो 8550 है, जबकि Q और R को कितने मिल रहे हैं 19, यानी 8550 19 के बराबर है। तो एक का मान कितना आएगा देखो 19 चौक 76 450। क्या पूछा है P का शेयर कितना होगा, तो एक का मान 450, 8 का मान 8 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 3600 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को सोल्ड कर रहा है तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 60% है किसका, सेलिंग प्राइस का, कि एक व्यक्ति को 60% का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस का। यदि कॉस्ट प्राइस को हम 75% से बढ़ा दें और सेलिंग प्राइस को सेम रखें, तो क्वेश्चन ये है, तो आपसे पूछ रहा है नया सेलिंग प्राइस कितना होगा। इसको हटा देते हैं अपन कि एक व्यक्ति सेलिंग प्राइस के 60% पे वस्तु को बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस को 75% बढ़ा रहे हैं और सेलिंग प्राइस सेम है, तो न्यू प्रॉफिट कितना होगा ये आपको बताना है। कि पहला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है 60% का, अब हम कॉस्ट प्राइस को बढ़ा रहे हैं 75% से, तो नया प्रॉफिट कितना होने वाला है जबकि सेलिंग प्राइस सेम हो। आइए चेक करते हैं। देखो सेलिंग प्राइस पर 60% का प्रॉफिट है, इट मीन्स अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितने का होगा 60 रुपये का। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा आपका, कोई प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर यानी सेलिंग प्राइस को 100 मानना पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस को बढ़ा रहे हैं 75%, यानी 3/4 बढ़ा रहे हैं इसको, यानी कि 30 रुपये बढ़ाएंगे, तो हमारा जो नया कॉस्ट प्राइस है कितना बन जाएगा 70 का, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है कितना है 100 रुपये का। तो आपसे इसने पूछा है नया प्रॉफिट कितना होगा, तो 70 रुपये की चीज़ 100 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का होगा, और एक्चुअल प्रॉफिट तो निकालते हैं हम किस पे, सीपी पे, तो ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि नॉन ऑफ दीजिए। अगर ये पूछना नया प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कितना होगा, तो नया प्रॉफिट 30 का है सेलिंग प्राइस पर, तो आंसर था 30% का, है ना। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में करेक्शन था, तो अगर सेलिंग प्राइस पर होगा तो 30% और वास्तविक प्रॉफिट होगा तो नॉन ऑफ दीज मिल जाएगा, पॉइंटों में आएगा। चलिए एक वृत्त का एरिया, पहले वृत्त का एरिया और दूसरे वृत्त की परिधि, उसका हमें मान दे रखा है 1386 और 176 सेंटीमीटर। ये वृत्त का एरिया है पहले वाले का, ये दूसरे वाले वृत्त की परिधि है। एक स्क्वायर भी है, एक वर्ग है, जिसकी जो भुजा है वो 35 से ही 5/7% है, किसका, ट्वाइस ऑफ, डबल है दोनों के त्रिज्या के योग के। तो हमें बताना है इसका पेरीमीटर कितना होगा, कि पहले वृत्त
का जो एरिया है वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, वर्ग की जो भुजा है वो दोनों की त्रिज्याओं के योग के डबल के 35 से ही 5/7% है। तो हमें इसका परिमाप बताना है। देखिए वृत्त का एरिया कितना होता है, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी पहले वाले वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर है, यानी कि 22/7 इंटू आर, इसका मान ये दे रखा है आपको। तो आप बोलेंगे 22 से कट रहा है ये कितनी बार, 63 बार। तो आर स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 63 इंटू 7। अगर मुझे आर का मान निकालना है, देखो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 7 इंटू 9 इंटू 7। तो आर का मान निकालना है तो 7 और 3 21 मिल जाएगा, 2 में से 1 लिया और 9 में से 1 लिया, यानी पहले वाले जो वृत्त की त्रिज्या है वो तो मुझे मिल गई 21 है। दूसरे वाले वृत्त की बात करते हैं, तो दूसरे वाले वृत्त की परिधि दे रखी है आपको, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान दे रखा है 176, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर, इसका मान 176 है। तो 22 इंटू 2 44 से काटेंगे 4 बार, तो इसका मान मुझे मिल गया 28, यानी दूसरे जो वृत्त की त्रिज्या है वो 28 है। अब जो हमारा स्क्वायर है भुजा है वो क्या है, वो इन दोनों के योग कितना आ रहा है 49 के डबल का 35 से ही 5/7% है। तो 35 से ही 5/7% को जब आप सोल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 7 पंजे 35, 250/7%, ऐसा बोल दें, और परसेंटेज 100 मिल जाएगा। ये आपको मिलेगी वर्गीय भुजा। दो काटो इसको, ऐसा कट गया, 7 से काटा 7 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से 2 कट गया, यानी 7 पंजे 35। ये हमारे वर्ग की भुजा है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 140 हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 कि 5 हमारे पास रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है और 5 ब्लू बॉल है एक बैग के अंदर। इसमें से हमें 4 बॉल निकालनी है। इस तरीके से रैंडमली निकाल रहे हैं कि एक तो लाल हो, 2 ब्लैक हो और एक क्या हो ब्लू हो। यह आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपके पास। हमें कुल मिला के 4 गेंदें निकालनी है 16 में से, कि एक रेड होगी, 2 ब्लैक होगी और एक ब्लू बॉल के लिए आएगी आपके पास। चलिए चेक करें इसको। हमने बोला कुल मिला के हमारे पास कितने गेंदें आ रही है 16, और 16 में से हमें 4 निकालनी है, यानी टोटल आउटकम जो हमारे पास आ रहे हैं, जो नीचे आएगा वो तो कितना आएगा 16C4। ऊपर की बात करें तो हमें रेड निकालनी है 1, यानी 5 में से 1 निकालनी है, तो 5C1 इंटू ब्लैक निकालनी है आपको 2, तो 6 में से 2 निकालनी है, तो 6C2, और हमें ब्लू निकालनी है 1, तो 5 में से 1 निकालनी है। इसको सोल्व करते हैं। 5C1 यानी 5, 6C2 यानी 6 को 2 वाली तो घटते हुए क्रम में 6 इंटू 5, और बटे में क्या आएगा 2 भी आएगा, इंटू 5 ऐसा मिल जाएगा। डिवाइड की अगर हम बात करें तो 16 में से 4 गेंद निकालनी है, तो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 ऐसा मिलेगा, और फैक्टोरियल 4 ऊपर आ जाएगा, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको। तो कुछ वैल्यू काट लेते हैं, कुछ सोल्व कर लेते हैं। क्या आने वाला है देखो, 4 दूनी 8, तो 8 से 16 काटा मैंने 2 बार। उसके अलावा ये 3 से मेरा 15 कट रहा है 5 बार। इस 5 से मैंने 5 को काट दिया। और देखा जाए तो इस 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, ये होगा, यानी ऊपर तो मिलने वाला है मुझे 75। चेक करते हैं नीचे कितना आएगा, तो नीचे 13 इंटू 14 और उसका डबल, तो 14 इंटू 13 कितना होता है, तो 42 4 और 182 का डबल, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 75/364। कि देखो प्रोबेबिलिटी क्या बोल रही है आपको कि हमें कुल मिला के 16 गेंद है, तो 4 गेंद निकालनी है। तो प्रैक्टिस बोलती है पॉसिबिलिटी जो संभावना है वो ऊपर आ जाएगी, और जितने में से निकालना है वो नीचे आएगा। तो हमारे पास कुल आ रहा है 16 में से 4 निकालनी है,
कैसे निकालनी है कि एक रेड हो तो 5 में से एक रेड होगी, 6 में 2 ब्लैक हो और 5 में एक ब्लू और इनको मल्टीप्लाई कर दो। C1 का मतलब है 5 को एक बार लिखना है घटते हुए क्रम में, 6 को 2 बार लिखना है घटते हुए क्रम में, तो 6 × 5 और 2 को लिखोगे 2 आ जाएगा। 5 को एक बार लिखना है 5 लिख दिया। 16 को घटते हुए क्रम में 4 बार लिखना है, तो 16 × 15 × 14 × 13 और 4 से स्टार्ट करो, 4 3 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 66.6% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और जो इसको लॉस हो रहा है सेलिंग करने पर, जितना डिस्काउंट उसको दिया है उसका 25% है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि लॉस और डिस्काउंट एक्चुअल में ऐसा है कि अगर डिस्काउंट 100 का दिया है तो लॉस कितने का हो रहा है, 25 का। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 1/4 में। तो हमें बताना है डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, कि हमने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से 66.66% ज़्यादा मार्क किया है, और इस तरह से हम उसको बेच रहे हैं कि अगर डिस्काउंट 4 का दे रहे हैं तो लॉस 1 का होगा। मतलब जो डिस्काउंट दिया है उसका 25% लॉस हो रहा है हमें। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें शायद बेसिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। हमने बोला अगर मान लो 66.6% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2/3। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस की बात करूं, अगर ये 3 थी तो हमने इसको 2 ज़्यादा मार्क किया है, यानी 5 के बेचा कितने में, हमने मान लिया इसको X में बेचा है, ऐसा मान ले। आप बताओ डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट होता है MRP माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसा मिल जाएगा। अच्छा लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी डिस्काउंट और लॉस का रेशो लिखा है मैंने, तो डिस्काउंट और लॉस का रेशो मेरे पास कितना है, ऐसा मिल जाएगा। सोल्व करो इसको आप, तो आपको मिलेगा 5 - x बराबर है 12 - 4x के। तो जैसे आएगा इसको इधर ले जाऊं तो 3x बराबर मिल जाएगा 7 के, तो x का जो मुझे मान मिलने वाला है वो मिलेगा 7/3। अगर x का मान 7/3 है, क्या पूछा है इसने आपसे कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, ये होगा भाई। x का मान 7/3 है, यानी 5 रुपये की चीज़ मैं 7/3 में बेच रहा हूँ, तो कितने का डिस्काउंट दिया, तो आप बोलोगे इन दोनों को माइनस करो, यानी 15 - 7, 8/3 का डिस्काउंट दिया किस पे, 5 पे, और इंटू 100 कर दो, तो ये मेरे पास मिलेगा 160/3, और 160/3 का मतलब होता है 3 × 5 = 15, 53 से 1/3 कि जो डिस्काउंट था वो लॉस का 25, डिस्काउंट जो है लॉस का, मतलब लॉस जो है डिस्काउंट का 25% है, तो अगर डिस्काउंट को हम 4 मान रहे हैं तो लॉस 1 बन जाएगा, और इस तरह से आपको सोल्व करना है x मान के। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को एक जो 160 मीटर का है उसको 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन 90 की स्पीड से सेम प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। चलिए चेक करते हैं इसके आंसर को। देखो ये जो डेटा दे रखा है ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं। हमें क्या बोल रहा है, दूसरी ट्रेन 90 की स्पीड से 15 सेकंड में पार कर रही है सेम प्लेटफॉर्म को। कौन सा प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 160 मीटर की है, ठीक है। 90 किलोमीटर/आवर, इसका मान कितना होता है मीटर/सेकंड में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो 5/18 से, यानी इसकी स्पीड मुझे मिल रही है 25 मीटर/सेकंड। टाइम कितना लिया है 15 सेकंड, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने वो कितनी करी होगी 375, जिसमें से 160 का तो क्या है आपका प्लेटफॉर्म है, तो बचा हुआ आपका क्या होगा रेलगाड़ी होगी, इसको माइनस कर दो, यानी 215 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमें एक DI दिया हुआ है, एक लाइन ग्राफ है जिसके अंदर हमें 5 सेलर है, उनकी संख्या दे रखी है, कितना बेचते हैं, ब्लू वाला मंगलवार, रेड वाला मंडे। चलिए पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, A और C के द्वारा बेचे गए आइटम B और D के द्वारा बेचे गए कुल आइटम से कितने ज़्यादा और कितने कम है, दोनों दिन के मिलाकर है ना। A और C के द्वारा कुल बेचे गए आइटम
बी और डी के द्वारा बेचे गए आइटम से कितने ज्यादा कितने कम है। ए और सी का बी और डी से। चलिए चेक करते हैं इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास। हमने बोला ए और सी के मिलाकर, तो ए के कितने आ रहे हैं 550 दिए होंगे। सी की बात करें, सी के कितने आ रहे हैं, ये देखो ये 2 है और ये 250 है, 550 प्लस 250 800, और ये कितना मिल रहा है 300 से 20 ज़्यादा है, यानी 320। ये हमारे पास ए और सी के आगे। अगर हम बात करें बी और डी की, तो बी का मान कितना हमारे पास 350 450, 350 400, तो 750 दिया हो गया। डी की बात करें, डी के पास कितना है, तो ये मेरे पास आ रहा है 270 और ये मेरे पास आ रहा है 420, 270 और 420 ऐसा मिल रहा है। तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो मैंने बोला जी 420 ये 320, इसके बाद कितना बचेगा 100 बचेगा। ये 550 ये 750 कितना बचेगा 200 बचेगा। ये 250 ये 200 कितना बचेगा 50 बचेगा, और 50 से 100 काट दो 50, यानी 270 प्लस 50 320 आपका आंसर आएगा। या इनको जोड़ के इसमें घटा दो, बात वही है। तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 320। चलिए एवरेज नंबर ऑफ आइटम बताने हैं आपको जो पांचों सेलर ने मंडे को सेल किए, कि सोमवार के दिन ए बी सी डी ई के द्वारा बेचे गए संख्याओं सेलर का एवरेज बताना है आपको। और मंडे का मतलब आपकी रेड वाली लाइन, कि पांचों के द्वारा बेचे गए डेटा का आपको एवरेज निकालना है मंडे वाला, यानी कि हमें रेट को काउंट करना है कि इसका एवरेज कितना आने वाला है। चलिए जोड़ लिया होगा आपने इसको, और इसमें जोड़ के 5 का भाग दे दिया होगा आपने, है ना। क्या करोगे आप 300 प्लस 350 प्लस 250 प्लस ये एक तरीका तो क्या है। दूसरा भी मान सकते हो कि आप एवरेज को 300 मान लो। अगर मैं एवरेज को 300 मान रहा हूँ तो ये तो 300 है, ठीक है। ये 50 ज़्यादा है, ये 50 कम है, यानी आपस में क्या हो गया कट हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो 300 से 80 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है। और अगर इसकी बात करें तो 210, ये 90 कम है। यानी कुल मिला के यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है -10 कम। कितने जनों में 5 जनों में। तो इसका जो आंसर आएगा वो 300 - 2 298 आपका आंसर आ रहा होगा। या तो आप सबको जोड़ के 5 का भाग दे दो, या आप किसी भी एक नंबर को एवरेज मान लो। जैसे मैंने 300 एवरेज मान लिया तो ये 300 लाइन पर है, ठीक है। ये 50 ज़्यादा है, ये 50 कम है, तो आपस में क्या हो गया 0 हो गया। ये 80 ज़्यादा है, ये 90 कम है, तो आपस में कितना आ रहा है -10। यानी कि जो वेरिएशन आ रहा है -10 का आ रहा है 300 के अलावा। कितने जनों में 5 जनों में, 5 में डिवाइड करोगे तो हर एक का वेरिएशन 2 का बनेगा, 300 - 2 ये हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बी और सी के द्वारा मंगलवार को बेचे गए आइटम कितने % ज़्यादा है सोमवार को उन्हीं के द्वारा बेचे गए आइटम से। कि मंगलवार को बी और सी के द्वारा बेचे गए आइटम यानी ब्लू वाले सोमवार को उन्हीं के द्वारा बेचे गए आइटम से कितने ज़्यादा है परसेंटेज के अंदर। मंगलवार को बी और सी का मान और सोमवार को बी और सी का मान हमें बताना है कितना एक्स्ट्रा है सोमवार वाले मान से, उसको डिवाइड में ले लेंगे। तो चेक करें इसके आंसर को। चलिए चेक करते हैं इसको। हमने बोला मंगलवार को बी और सी के द्वारा, तो मंगलवार को बी ने बेचे 400, सी ने बेचे 320, यानी कितना आ गया ये 720। सोमवार को बी और सी के द्वारा 350 और 250 कितना हो गया 600। कितने एक्स्ट्रा है 120। किससे कंपेयर कर रहे हैं मंडे, 600 मिल जाएगा इंटू 100, यानी आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा 20% हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस निकालना है आपको बी डी और ई के द्वारा मंडे को बेचे गए आइटम्स का। किससे, बी और ई के मंगलवार से। कि सोमवार को तो बी डी और ई, बी डी और ई, इसका डिफरेंस निकाल दो आप किससे, मंगलवार के बी और ई से, कि कितना इसका डिफरेंस आने वाला है सोमवार के बी डी ई का मंगलवार के बी और ई से।
तो सोमवार वाला मान ज़्यादा आएगा, यानी आप रेड को प्लस मान सकते हो, या तो आप डायरेक्टली जोड़ के माइनस करो सबको, या हम ये मान लेते हैं भाई घटाना है तो है श्री। तो मंगलवार का तो है बी डी और ई, मंगलवार ने रेड लाइन, बी डी और ई जोड़ लेते हैं 350, और डी का मान कितना है देखो, ये तीसरी लाइन है यानी कि 380, ऐसे आएगा। तो 350 प्लस 380, और अगर ई की बात करें तो 210। ये हमारे पास सोमवार का डेटा आ गया। मंगलवार का देखो बी का डेटा कितना आ रहा है, तो मंगलवार को बी आ रहा है 400, और हमारे पास ई आ रहा है मंगलवार को 420। हमें डिफरेंस निकालना है। देखो 350 से 400 काटा मैंने 50 बार, घटा रहा हूँ मतलब मैं, और 380 घटाया 420 में, ये कितना बचा 40, तो ये 90 बच रहा है, यहाँ 210 है, नहीं 120 हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते आगे। सोमवार को सी और ई के द्वारा बेचे गए आइटम कितना परसेंटेज है ए और बी के द्वारा बेचे गए आइटम मंगलवार से, कि सोमवार को सी और ई ने जो आइटम बेचा है वो ए और बी के मंगलवार को बेचे गए आइटम का कितना प्रतिशत है, लगभग में बताना है आपको, अप्रोक्सीमेट निकालना है। सोमवार के सी और ई का टोटल मंगलवार के ए और बी के साथ, क्या इसका आंसर आ सकता है? चलिए चेक कर लेते हैं। सोमवार यानी रेड लाइन सी और ई, सी का मान 250, ई का मान 210, कितना बन गया ये 460। किससे निकालना है हमको? ए और बी के मंगलवार से। ए और बी का मंगलवार यानी ये वाली लाइन रेड पिंक ये ब्लू, तो ए का मान 250, बी का मान 400, कितना हो गया 650। परसेंटेज निकालना है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटा आपने 20 बार, 5 से काटा 13 बार, यानी 920 में 13 का भाग दोगे तो 13 7 91 होता है, तो 71% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन एस डी आएगा टू फाइंड द डिफरेंस। आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन द एवरेज आइटम सोल्ड बाय ए और बी टुगेदर ऑन मंडे, कि ए और बी ने जो सोमवार को आइटम बेचे उनके एवरेज का बी और सी के मंगलवार को बेचे गए आइटम के एवरेज से, कि ए और बी ने जो सोमवार को बेचे उसका बी और सी ने जो मंगलवार को बेचे उनके एवरेज का डिफरेंस निकालना है आपको, कितनी वैल्यू मिलने वाली है। सोमवार यानी कि रेड लाइन, मंगलवार यानी कि ब्लू लाइन। तो ए और बी का तो निकाल लो आप मंडे का, और बी और सी का निकाल लो आप मंगलवार का। तो हम बोलेंगे ए और बी मंडे, तो मंडे में देखो 300 350, इनका एवरेज कितना आएगा इनके बीच में, यानी कि 325 आ गया इनका मंडे का एवरेज, तो ए और बी का। बी और सी की बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार बी और सी है 400 और ये है 370, 400 और 370, इनका एवरेज कितना आएगा, सॉरी 400 और 320, इनका एवरेज कितना आएगा, ये 720 बन रहा है, 720 का आधा, इनका डिफरेंस पूछे तो 30 वो 35, ये आपका आंसर बन जाएगा, यानी इसका आंसर मिल जाएगा 35। हमें डिफरेंस निकालना था एवरेज का, तो इनका योग आ रहा था मंडे का 300 350, 650, उसका आधा कर देंगे 325। चलिए अब एक केसलेट हमें दिया हुआ है, केसलेट का मतलब एक डाटा दिया हुआ है आपको जिसको हमें अरेंज करना है और उसके बेस पर ही हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो डेटा आप एक बार समझ लीजिए क्या बोल रहा है आपको ये, और उस डेटा को हम रीड आउट कर लेते हैं और फिर नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि डेटा हमारे आने वाले 5 क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए डेटा में ये बोल रहा है कि हमारे पास ए और बी के अंदर कुल मिला के 1800 बच्चे, जिसके अंदर 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है और कॉमर्स भी है। 18 से ही 3/4%, इसको आप बोलते हो 75/4%, और जब परसेंटेज को हटाओगे बटे में 100 आएगा, यानी इसका मतलब है डायरेक्टली 3/16 फ्रैक्शन में। तो क्या बोल रहा है, ए के अंदर जो 3/16 बच्चे वो किसके हैं, कॉमर्स के हैं। ये वाला मान कॉमर्स का दे रखा है आपको ए के अंदर, है ना, या इधर बी की बात करेंगे। और 28 से ही 4/7% जो है टोटल का वो क्या है, बी में साइंस है। तो
तो बी के अंदर साइंस में कितने हैं इसका मान निकाल लो आप। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 200/7%, यानी इसका मतलब है 2/7, 100 कट जाएगा परसेंटेज का। आगे दे रखा है कि जो सम ऑफ टोटल स्टूडेंट इन कॉमर्स स्ट्रीम इन ए और साइंस स्ट्रीम इन बी 420, मतलब इन दोनों का योग है, इसका और इसका, ये ए का है ये बी का, ये वाला मान दे रखा है आपको 420। स्कूल बी के अंदर 19 से ही 1/21% जो है वो क्या है कॉमर्स के, कॉमर्स की बात करें तो कितना आएगा, 21 को मल्टीप्लाई करो इससे, 400/21 ये मिलेगा। तो 400/21 यानी कि 4/21 जो है वो किसके हमारे पास कॉमर्स के, और 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट स्कूल ए वो आर्ट्स के, आधे आर्ट्स के, ऐसा में दे रखा है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे इसमें, इस डेटा को अगर हम अरेंज करना चाहें तो मैं बोलूँगा कॉमर्स 8 हो गया, बचा हुआ क्या होगा साइंस, या साइंस कॉमर्स हो गया, बचा हुआ क्या होगा 8। मैं ये मान लेता हूँ इसके अंदर जो कुल बच्चे हैं ए के अंदर कितने 16x मान ले, और बी के अंदर जो कुल बच्चे हैं 7 और 21 आ रहा है ना, तो हम 21 मान ले, 21y, यानी हमारे पास जो कुल बच्चे हैं वो 16x + 21y है, जिसका मान क्वेश्चन ने आपको दे रखा है मेरे ख्याल से 1800। ये हमारी पहली बात होगी। दूसरी बात क्या हो रही है, अगर 16x है तो 3/16 कॉमर्स में, यानी कॉमर्स में कितने मिल जाएंगे यहाँ से, तो आप बोलोगे 3x मिल जाएंगे। अच्छा अगर ये 21 है तो 21 का 2/7 कितने मिल जाएंगे 6y। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो 3x + 6y है इसका मान क्या आपको 420 दिया हुआ है ऊपर, कि सम ऑफ टोटल स्टूडेंट इन कॉमर्स ए के कॉमर्स और बी के साइंस, इनका योग कितना है 420, यानी ये डेटा में कितना मिल गया 420। अब इन दोनों इक्वेशन के बेस पर हम x और y का मान निकालेंगे। देखो 3 से कट रहा है तो मैं इसको जब काट के बोल सकता हूँ, ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, x + 2y ऐसा बन जाएगा, और आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x का मान निकाल सकते हो। मैंने बोला इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दे। जब उसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला 16x + 32y और 16 × 4 64, ऐसा मिल जाएगा। तो आप देखेंगे अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करता हूँ या 2 में से 1 को माइनस करता हूँ ये तो कट जाएगा, 32 - 21, 11y का मान मुझे मिल रहा है, घटाओ इसको 440, तो y का मान कितना मिल रहा है 40। अगर y का मान 40 है तो x का मान निकाल सकते हो, कैसे, इसको यहाँ पुट कर दो भाई, x + 2y 140 है, अगर y का मान 40 है तो x का मान मुझे मिल जाएगा। बस इसी डेटा की हमको नीड थी और बाकी हमारे सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें ये डेटा आप काम में ले सको। देखो x का मान मुझे मिल गया 60 और y का मान मुझे मिल गया 40, और इसके बेस पर हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं साइंस आर्ट्स और कॉमर्स वाली, ताकि हम सारे डेटा को अरेंज कर सकें। देखो ए के अंदर कुल बच्चे 16x है, तो अगर मैं बात करूँ ए की तो ए के अंदर जो कुल बच्चे हैं तो 16 × 60 कितने बन जाएंगे 960, और बी के अंदर जो कुल बच्चे हैं वो कितने 21y, ऐसा बन जाएगा। आप इसको हटा दो। आप देखिए अब ए के अंदर कॉमर्स में कितने हैं, तो ए के अंदर कॉमर्स के अंदर है 3/16, यानी 3 पार्ट निकालना है इसका, तो 960 का 3/16 कितना मिल जाएगा आपको 180। साइंस में कितने, आधे साइंस में 50%, तो इसका आधा कितना मिल जाएगा 480, और बचे हुए आपके किस में होंगे आर्ट्स में, सॉरी 480 आपके आर्ट्स में, तो बच्चे हुए हमारे पास किस में जाएंगे साइंस में। घटाओ साइंस में कितना जाएंगे, तो ये बन रहा है मेरे पास 660, तो 300 साइंस में होंगे। बी की बात करें, साइंस में दे रखे हैं हमको 2/7, तो इसका 2/7 कितना मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। कॉमर्स में हमें दे रखे हैं 4/21, यानी इसका 4/21 ऐसा मिल जाएगा। तो बचे हुए किस में होंगे आर्ट्स में,
ये डेटा में ड्रॉ करना था। बाकी अब इसी के बेस पर हम पूरी डीआई को सोल्व कर लेंगे। देखिए, टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट स्ट्रीम इन ए कितने % ज़्यादा है साइंस स्ट्रीम ऑफ बी से। ए के आर्ट स्ट्रीम के बच्चे बी के साइंस स्ट्रीम के बच्चों से कितने % ज़्यादा है। ये डायग्राम आप यहाँ देख लीजिए एक बार। ये डेटा आपको बार बार देखना पड़ेगा कि ए के साइंस स्ट्रीम के बच्चे, आर्ट स्ट्रीम के बच्चे कितने, 480। बी के साइंस स्ट्रीम के बच्चे कितने आ रहे हैं। तो आपसे पूछा है ए के बच्चे कितने ज़्यादा है कितने कम है परसेंटेज में, तो आप बोलोगे 480 है, 240 है, कितने एक्स्ट्रा है, दिख रहा है डबल ही है, और डबल का मतलब क्या बन जाएगा 100%। ठीक है, चलिए, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम इन बी। बी के कॉमर्स का अनुपात निकालना है आपको ए के साइंस से। डेटा चेक कर लेते हैं एक बार। तो बी के कॉमर्स में कितने, देखो 160 है, और ए के साइंस में कितने 300। तो इनका आपको रेशियो पूछा है, तो क्या आंसर आएगा 160 300। तो आपका जो आंसर है कितना बन जाएगा 8:15, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सी के अंदर टोटल स्टूडेंट्स अगर मान लो 720 दे रखे हैं, और साइंस स्टूडेंट में जो सी है उसके बच्चे 25% ज़्यादा है स्कूल बी के कॉमर्स से। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इन स्कूल सी। तो किसका जाएंगे, चाहे साइंस का जाएंगे सी के, तो बचे हुए आर्ट्स कॉमर्स के मिल जाएंगे। इज हाउ मच लेस देन टोटल स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एंड कॉमर्स इन स्कूल ए। तो हमें आर्ट्स और कॉमर्स का निकाल लेते हैं स्कूल ए का डेटा, कि स्कूल ए के अंदर आर्ट्स और कॉमर्स में कितने, और एक डेटा निकाल लेते थे हम बी में कॉमर्स में कितने हैं। बाकी हमारा सारा काम हो जाएगा। चलिए, तो स्ट्रीम ए के अंदर आर्ट्स और कॉमर्स में कितने, देखो तो स्ट्रीम ए के अंदर तो है आर्ट्स में 480, कॉमर्स में 180, और बी के अंदर कॉमर्स में 160। 480 180 160, 480 180 160। तो 480 तो डेटा मिल जाएगा आपको ये वाला, 180 मिल जाएगा आपको ये वाला, और 160 है हमारे पास ये वाला। देखिए आप, सी के जो साइंस वाले बच्चे हैं 25% ज़्यादा है इससे, इसके 25% ज़्यादा है, तो कितने बन जाएंगे ये 200। यानी सी के जो दूसरे बच्चे हैं वो कितने हो जाएंगे 520। तो क्या पूछा था इसने हमसे, कितने ज़्यादा कितने कम है। ये कितने, ये आपके पास आ रहे हैं 660, और ये हमारे पास 520 है। या डिफरेंस निकालना है तो कोई कट रहा है, तो 180 40 का डिफरेंस ये आपके पास आ जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे पास डेटा जो वहाँ पर अरेंज है इसको हम जमा नहीं पाए इसमें ना, कोई बात नहीं, अभी इसको एडजस्ट कर लीजिए। डेटा हम वहाँ से पढ़ेंगे और उसका आंसर यहाँ निकालेंगे। चलिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम ए और बी। ए और बी के साइंस के बच्चों का औसत कितना है। तो ए और बी के साइंस के बच्चे पता करते हैं कितने थे। तो ए और बी के जो साइंस के बच्चे, ए के 300 है, बी के 240 है, तो इनका एवरेज कितना आएगा 300 240। तो इनका एवरेज निकालेंगे, 2 का भाग दे दो, कितना मिल जाएगा 270। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो इसका दे रखा था कि टोटल स्टूडेंट्स जो आर्ट्स में ए और बी के, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:3 ए के अंदर, ये बी के अंदर। तो हमें डिफरेंस निकालना है बॉयज और गर्ल्स का आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर ए और बी के मिलाकर। डेटा इकट्ठा कर लेते हैं पहले आर्ट्स का, ए और बी का। तो ए में हमारे पास आर्ट्स में 480 और बी में है 440। 480 ए के अंदर है, बी के अंदर 440 है। ए के अंदर बॉयज और गर्ल्स 5:3 में, और बी के अंदर बॉयज और गर्ल्स 7:4 में।
क्या बोला है, हमें डिफरेंस निकालना है बॉयज और गर्ल्स का दोनों में मिलाकर। कितना आएगा, क्या बोलोगे आप? टोटल मिला के ये 8 है, तो 8 का मान 480, तो 1 का मान 60। डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का, बॉयज का गर्ल्स का 2, 2 का मान कितना मिल जाएगा आपको 120। तो यहाँ भी बॉयज ज़्यादा है, यहाँ भी बॉयज ज़्यादा है, इसलिए हम डायरेक्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या बोलोगे, 11 का मान 440, तो 1 का मान 40। डिफरेंस कितना है 3 का, तो 1 का मान 40, तो 3 का मान, तो दोनों को जोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास IBPS RRB PO का मेमोरी बेस्ड पेपर था, जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछा गया था, केवल DI और अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा था। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम ट्राई करेंगे हम डेली बेसिस पर हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करें, और उसके बाद बीच बीच में हम कंप्लीट मॉक ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।